हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। टॉपिक का नाम है जर्नल। दोस्तों, बाकी जो हमारे कंपोनेंट हैं, चाहे वो जीएस है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो मैथ रीजनिंग है, बदस्तूर उसकी क्लासेस जारी हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हो और बहुत जल्द, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि फॉरेस्टर की एक मॉक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा अपनी ऐप यानी क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप के अंदर, और वो टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जिसके एनालिसिस वीडियोस हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा जो अभी कांस्टेबल की पोस्ट आई हैं, उनका भी हम जो है कोर्स शुरू करेंगे बहुत जल्द, उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तब तक आप बाकी जो हम कंपोनेंट्स पढ़ा रहे हैं उनको आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और जितना हो सके कर दिया करो यार, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। एक उंगली को कष्ट तो देना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला एमसीक्यू, हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर। आज ही मैं उसको पीडीएफ को उस चैनल में अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला, रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? ए, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम से, बी, पर्सन से, सी, एसेट से, डी, ओनर्स इक्विटी से। देखिए, एक्सपेंसेस, लॉसेज और इनकम्स, एक्सपेंसिव, लॉसेज, इनकम्स, ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ लिख भी दूं। पर्सन, ये पर्सनल अकाउंट होता है, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता है। ठीक है। एसेट्स, एसेट्स जितने भी होते हैं, टेंजिबल या इंटेंजिबल, वो सारे के सारे रियल अकाउंट से रिलेट करते हैं। सो इसका आंसर ये है। और ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, ये भी पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता है। ठीक है, बाकियों के भी आंसर बता दिए। बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? अभी मैंने बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। ओनर्स इक्विटी और कैपिटल मैंने बता दिया कि ये पर्सनल अकाउंट है, बराबर, ये पर्सनल अकाउंट है। एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं, लायबिलिटीज पर्सनल अकाउंट में आती हैं, और एक्सपेंसेस, लॉसेज और इनकम्स ये आपके आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, जो कि आपका आंसर भी है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट के अंदर भी तीन तरह की टाइप्स होती हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हमें पूछा गया कि इसमें से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। भाई ये कौन सा है? ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अगर पूरी तरह स्पेसिफिक होके बात करें तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ग्लोबल एंड कंपनी, किसी कंपनी का नाम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, तो ये तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो एक चीज आप अपने दिमाग में बसा लो कि जिस इनकम और एक्सपेंस के आगे वर्ड प्रीपेड, कौन सा वर्ड? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूअर्ड, ठीक है, इस तरह का वर्ड लगे किसी भी इनकम और एक्सपेंस के आगे, तो ये आपके चले जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो याद रखना आप ये। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, अगेन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जिस नाम से हम किसी बिजनेस को शुरू करें वो आर्टिफिशियल में आता है, बराबर है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रूल ऑफ डैश अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। किसका रूल है डेबिट द रिसीवर? किस अकाउंट का रूल है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, लिख देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है रियल अकाउंट का रूल। जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक्सपेंस और लॉसेस को हमें डेबिट करना है, इनकम गेन को हमें क्या करना है? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, जिसका ये आंसर भी है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है कि रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये फिलहाल आंसर इसका सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी असर्टेन्ड बाय
डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे सर्टेन कर सकते हैं? पोस्टिंग टू लेजर, लेजर में जब पोस्ट करते हैं तो उसमें तो हम बैलेंस भी निकालते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन, नन ऑफ दिस। तो इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम कैसे असर्टेन कर सकते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर। आपको याद होगा कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तो वो ऐसे बनती थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एक ट्रांजैक्शन जो होती थी उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो जब हम उस ट्रांजैक्शन को इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एडजस्ट करते थे, चाहे वो प्लस करें माइनस करें या दोनों को प्लस करके दोनों माइनस कर दें, मतलब कुछ भी करें, मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें हो सकता है कि इस तरफ भी प्लस हो, इस तरफ भी प्लस हो, इस तरफ भी माइनस हो, इस तरफ भी माइनस हो, इस तरफ प्लस हो, इस तरफ माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो करने के बाद दोनों हमारी जो एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इन दोनों का टोटल जो है हमेशा बराबर आता है। तो वो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? ऑप्शन आर, आउटस्टैंडिंग रेंट इज ए रियल अकाउंट। नो, आउटस्टैंडिंग अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, ठीक है, रियल अकाउंट नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। और कौन सा पर्सनल अकाउंट? अगर बहुत स्पेसिफिक जाना है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कई बार स्पेलिंग भूल जाते हैं भाई। चलिए, एवरी डेबिट हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। यस, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि हर डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। इनकम्स आर डेबिटेड। नो, इनकम्स हमेशा कहां आती है? क्रेडिट में आती है। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। बिल्डिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नो, बिल्डिंग अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। एसेट है तो एसेट किस अकाउंट में आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर। चलिए बढ़ते आगे। विच अकाउंट इज डेबिटेड? किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एसेट्स और एक्सपेंस को हमेशा क्या किया जाता है? हमेशा डेबिट किया जाता है। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज को हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड? बैंक लोन। बैंक लोन तो लायबिलिटी है और लायबिलिटी को मैंने क्या किया? क्या बोला? क्रेडिट किया जाता है। तो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज को हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट। आपके सामने मैंने लिख दिया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी खर्चा, कोई भी हमारा एक्सपेंस जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं उसको प्रीपेड कहते हैं। और कोई भी एक्सपेंस हमने एडवांस पेमेंट कर दी तो वो हमारा एसेट बन जाता है। और एसेट्स को हमेशा क्या किया जाता है? आपके सामने एसेट्स को हमेशा डेबिट किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर रहेगा इस केस में सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच इज ए पर्सनल अकाउंट? इसमें से कौन सा है जो पर्सनल अकाउंट है? बिल्डिंग अकाउंट। एसेट्स हमेशा किस अकाउंट में आती हैं? रियल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, रियल अकाउंट, टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल। लाइव स्टॉक, भेड़ बकरी जो हमारे जानवर होते हैं, रियल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, तो मैंने आपको कहा था किसी इनकम और एक्सपेंस के साथ कोई वर्ड जुड़ा हो, प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, तो वो हमारा आ जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। और अगर ज्यादा स्पेसिफिक जाना है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है डेबिट मीन्स। डेबिट का मतलब क्या है? आज ही के सेशन में मैंने अभी करवाया था आपको। डेबिट का मतलब क्या है? एक बार फिर बता देता हूं। एसेट्स और एक्सपेंस कहां आते हैं? डेबिट में आते हैं। इसका मतलब जब भी एसेट्स और एक्सपेंस की बात होगी वो डेबिट में आएंगे, और जब डेबिट में आएंगे तो डेबिट बैलेंस आपका इंक्रीज होगा। तो डेबिट मींस इंक्रीज इन एसेट। यस, क्योंकि एसेट्स हमेशा या एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में आते हैं। तो जब एसेट्स इंक्रीज होंगे इट मींस कि हम उसको डेबिट करेंगे, या डेबिट का मतलब होगा इंक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट नहीं। डिक्रीज इन एसेट हमारा क्या है? अगर एसेट्स की इंक्रीज डेबिट है, ठीक है, इंक्रीज अगर डेबिट है तो डिक्रीज क्या होगी? डिक्रीज होगी क्रेडिट। याद रखना, उल्टा होता है। डिक्रीज क्या होगी? क्रेडिट, ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी की इंक्रीज कहां आती है? मैंने बताया था कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स ये हमेशा क्रेडिट होती हैं और इनकी इंक्रीज भी क्रेडिट साइड में ही आएगी, इसलिए ये आंसर भी नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? गुडविल इज ए। गुडविल कौन सा अकाउंट है? ऑप्शन आपके सामने। नॉमिनल अकाउंट नहीं भाई, गुडविल हमारा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। और एसेट चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो
किस अकाउंट में आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं। सो गुडविल इज ए रियल अकाउंट। बढ़ते हैं आगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है? ऑप्शंस आर पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है, तो ये आपका आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में तो आप सबको पता है इनकम एक्सपेंस आते हैं, रियल अकाउंट में तो एसेट्स आते हैं, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट शुड बी क्रेडिटेड टू। हमने श्याम से गुड्स खरीदी तो क्रेडिट किसको करेंगे? और गुड्स कैसे खरीदी? उधार पे। देखिए हमने गुड्स खरीदी तो हम डेबिट किसको देंगे? परचेज को। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस। अगर हमने श्याम से क्रेडिट लिया है, उधार लिया, तो श्याम हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? अभी मैंने बताया था आज के सेशन में क्रेडिट करते हैं, तो श्याम को हम क्रेडिट करेंगे। तो विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? श्याम्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया होता विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, किस अकाउंट को डेबिट करना है, देन इन दैट केस हमारा परचेज अकाउंट आंसर रहता। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम हु ओड अस ₹25,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। गौतम ने हमारा 25,000 रुपया देना था, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। एंड 75 पैसा इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, यानी उससे हमें 75 पैसे मिले। यानी अगर हमने उसको 1 रुपया दिया था, बदले में उसने 75 पैसे हमें दिए। इसका मतलब 25 पैसे, या आप परसेंटेज में बात करो तो 25% हमारा जो पैसा है वो डूब गया, जिसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। अब कहता है द बैलेंस ऑफ ₹6,250, यानी वही जो 25% निकला 6,250 के बराबर है, वुड बी एंटर टू। उसको हम कहां एंटर करेंगे? क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट? नो, डिस्काउंट तो हम अपनी इच्छा से देते हैं भाई, ये तो पैसा हमारा डूब गया तो नहीं आएगा। और वैसे भी डिस्काउंट जो है अगर इनकम है तो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस है तो डेबिट होता है। ठीक है। क्रेडिट ऑफ बैड डेट्स? नो। देखिए ये हमारा लॉस है, और लॉसेस जो हैं हमेशा कहां आते हैं? एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट साइड में, इसलिए क्रेडिट नहीं होगा। बैड डेट हमारा लॉस है, तो ये क्या होगा? मैंने कहा बैड डेट हमारा लॉस है, और लॉस कहां आते हैं? डेबिट में, इसलिए डेबिट ऑफ बैड डेट्स अकाउंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डेब्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर बैड डेट्स हुए तो हम क्रेडिट किसको देंगे? देखिए सपोज किसी ने हमारा पैसा देना था, वो नहीं दे पाया, तो हम बैड डेट्स को तो हम डेबिट कर लेंगे। क्यों डेबिट कर लेंगे? भाई लॉस है, एक्सपेंस या लॉस जो भी हो हमेशा डेबिट में आते हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे? डेटर को, जिसने हमारा पैसा देना था। देखिए क्यों? डेटर हमारा एसेट है। डेटर कौन है? जिससे हमने पैसा लेना है, और जिससे पैसा लेना है वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स। और एसेट्स हमेशा कहां आते हैं? एसेट्स हमेशा आते हैं डेबिट में, बराबर है। लेकिन जब जो पैसा हमने इस डेटर से लेना था, अगर वो पैसा ही हमारा डूब गया, बैड डेट्स हो गए, तो हमारे जो एसेट्स डेबिट में आते हैं, अब वो डेटर हमारा नहीं रहा, क्योंकि पैसा हमें उससे रिकवर नहीं हो पाएगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो डेटर को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे? अब क्रेडिट कर देंगे। हमने पैसा लेना था तो हम डेटर को डेबिट करते हैं, अब वो पैसा हम नहीं ले पाएंगे, या ले लिया तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहां पर दो सिचुएशंस होती हैं, या तो पैसा ले लेते हो तो एसेट्स की इंक्रीज थी, आपने डेबिट की थी, ठीक है, लेकिन अब डिक्रीज होगी तो क्या कर लोगे? क्रेडिट। या अगर वो आपको पैसा नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, किसी वजह से इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, पैसा नहीं दे पाया, तब भी डेटर अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो याद रखना, डेटर हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, डेटर हमारा एसेट है, बराबर है। एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो यहां कहां आएंगे? डेबिट में। और एसेट्स अगर डिक्रीज होते हैं, डेटर की ही बात कर लो, अगर डिक्रीज होते हैं तो कहां आएंगे? क्रेडिट में। तो यहां पे क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें अब वो पैसा नहीं मिलने वाला। तो जो डेटर हमने एक टाइम पे इंक्रीज किए थे, ठीक है, डेबिट करके इंक्रीज किए थे, अब उसको कैंसिल करने के लिए हम उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है? डेटर अकाउंट को। और किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है? तब हमारा आंसर रहता बैड डेट। तो फिलहाल हमारा आंसर रहेगा ए। बिल्डिंग इज एन आइटम ऑफ, बिल्डिंग क्या है? एसेट है भाई। क्या है? बिल्डिंग हमारा एसेट है, एक्सपेंस थोड़ी है, तो ये तो आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कार वॉज परचेज फॉर ₹10 लाख, मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड एक्सेप्टिंग ₹9 लाख बिल ड्यू आफ्टर 60 डेज बाय दिस ट्रांजेक्शन। एक कार हमने खरीदी 10 लाख की। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, ठीक है, आपको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज।
अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की, ठीक है, मैंने गाड़ी कितने की खरीदी 10 लाख की, तो मेरे एसेट्स बढ़ गए 10 लाख, लेकिन साथ ही साथ मैंने 1 लाख रुपए कैश दे दिया। इसका मतलब अगर मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो 1 लाख कैश भी तो दे दिया, इसका मतलब मेरे एसेट्स कितने इंक्रीज होंगे 9 लाख के। टोटल 10 लाख था लेकिन 1 लाख क्योंकि मैंने कैश दे दिया तो मेरे एसेट्स इंक्रीज होंगे 9 लाख के। और उस बाकी का जो 9 लाख है उसके लिए मैंने एक लायबिलिटी ले ली, ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा है कि एक बिल मैंने जो है एक्सेप्ट कर लिया जो 60 दिन के बाद देना है, मतलब लायबिलिटी है। इसका मतलब मेरी लायबिलिटी भी कितनी इंक्रीज हो गई 9 लाख की। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, टोटल एसेट विल इंक्रीज बाय 9 लाख। हाफ ट्रू है, एसेट तो इंक्रीज होंगे लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ेगी, इसलिए आधा सही आधा गलत है। टोटल एसेट विल इंक्रीज बाय ₹10 लाख, टोटल एसेट 10 लाख नहीं 9 लाख इंक्रीज होंगे, तो ये गलत है। टोटल लायबिलिटी विल इंक्रीज, हाँ टोटल लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हाफ ट्रू। असल में क्या है, टोटल एसेट विल इंक्रीज बाय 9 लाख, कि हमारे टोटल एसेट कितने बढ़ेंगे 9 लाख के, और हमारी लायबिलिटी भी कितनी बढ़ेगी 9 लाख की। तो ये हमारा सही आंसर है, यानी डी पार्ट। बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर विल रिजल्ट इन, अगर हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी जो हमारे ऊपर जो कर्ज है हम उसको कैसे डिक्रीज करेंगे, हम या तो कैश देंगे या तो चेक देंगे, ठीक है। तो अगर हमारा क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी उससे लायबिलिटी इंक्रीज भी होगी, यानी एक लायबिलिटी डिक्रीज एक इंक्रीज, नो। डिक्रीज इन कैश, यस। अगर हम कोई लायबिलिटी पे कर रहे हैं या हमारी लायबिलिटी कोई डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कैश या बैंक बैलेंस भी डिक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस ऑप्शन में नहीं है तो हम डिक्रीज इन कैश मान के चलेंगे, बी इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन कैश, कैश कैसे इंक्रीज होगा, हम तो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने से कैश डिक्रीज होगा। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रॉपर्टी शुड बी क्रेडिटेड टू, हमने कैश विड्रॉ किया तो क्रेडिट किसको करेंगे, देखिए जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स को तो हमेशा डेबिट में रखना है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे एसेट्स की फॉर्म में हो। और क्रेडिट किसको कर देना है, क्रेडिट हमेशा करना है आपने कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल ही आपकी डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन था विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, हम किसको क्रेडिट करेंगे, सॉरी हम किसको क्रेडिट करेंगे, फिलहाल तो हमारी क्या कम होगी, कैश कम होगी, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे अगर हमने कैश विड्रॉ किया। अगर हमने कोई गुड्स विड्रॉ की होंगी देन इन दैट केस हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्रेडिट किसको करना है, कैश विड्रॉ किया तो कैश हमारा कम हो जाएगा, कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर पूछा होता डेबिट किसको करना है देन इन दैट केस हमारा आंसर सी रहता, लेकिन हमें पूछा गया क्रेडिट किसको करना है तो उस हिसाब से हमारा आंसर कैश बनेगा। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट इज ए, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है। अब आपको कुछ बुक्स में परचेज अकाउंट दिखेगा रियल अकाउंट और कुछ में दिखेगा नॉमिनल अकाउंट, लेकिन परचेज अकाउंट को हम मान के चलेंगे नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स हमने बेचने के लिए खरीदी हैं, इसका मतलब हमने खरीदी क्यों है, क्योंकि हम उससे पैसा अर्न करना चाहते हैं। तो पैसा जो हम अर्न करेंगे यानी सेल्स जो करेंगे किसके अगेंस्ट, परचेज के अगेंस्ट, तो सेल को अगर हम इनकम मानेंगे तो परचेज को हम क्या मान के चलेंगे, एक्सपेंस। तो जो परचेजेस हैं हम उनको नॉमिनल अकाउंट मान के चलेंगे। हालांकि कुछ बुक्स में आपको आंसर रियल अकाउंट मिलेगा, बट आपने इसका आंसर नॉमिनल अकाउंट ही लिखना है, क्योंकि जनरली जो एसेट्स हम बिजनेस में इसलिए खरीदते हैं कि हम उनको बेच सकें, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आते हैं। और जो एसेट्स हमारे बिजनेस में रहते हैं फॉर यूज, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एसेट्स जो कि रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो रियल परचेज को हम क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट मान के चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट अलाउड इज, डिस्काउंट अलाउड क्या है, पर्सनल अकाउंट है नहीं, रियल अकाउंट है नहीं। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को छूट दी, इट मींस हमारा एक्सपेंस है, हमारा एक तरह का लॉस हो गया, किसी को हमने छूट दे दी यानी हम उससे कम पैसे ले रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड आपका कौन सा है, जितने भी एक्सपेंस लॉसेस हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तो चल ही रही है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, लेजर जो है नया टॉपिक होगा। हम लेजर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और धीरे धीरे हम अपने सारे टॉपिक को खत्म करेंगे।
तो आज के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के कुछ नए एमसीक्यूज के साथ आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।